कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड मिनवू को देखते हैं जो अपनी मम्मी की बातें याद कर रहा था। जहां उसकी मम्मी पूछती है, बेटा क्या तुमने खाना खा लिया? ये सुनकर मिनवू गुस्से में कहता है, उससे आपको क्या मतलब, आप अपने काम से काम रखिए, मैं आज बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। उससे पहले ही उसकी मॉम ने अपना दम तोड़ दिया। उनके फ्यूनरल में बैठे बैठे मिनवू सोचता है, मुझे लगा था मॉम मेरे साथ हमेशा रहेंगी, अब तो वो नहीं रही। मगर उनके जाने का, उनकी बात ना मानने का रिग्रेट मुझे जिंदगी भर रहने वाला है। उसके बाद वो याद करता है जैसे उसे पता चला था उसकी मॉम आईसीयू में भर्ती है और पूछता है, मॉम अपनी हालत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? जिस पे उसकी मॉम कहती है, बेटा मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे लगा ये दर्द बुढ़ापे के कारण से हो रहा है, लेकिन मैं गलत थी और तुम बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बताना सही नहीं समझा। लेकिन मुझे खुशी है अभी तुम और तुम्हारी बहन मेरे साथ हो, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम मेरे बेटे बन के पैदा हुए हो। मिनवू मैं तुम्हारे कारण से बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से अब तक सिर्फ स्टडी करने को बोला है और तुमने एक बार भी मेरी बातों को नहीं नकारा। तुम बहुत ही अच्छे बेटे हो। मैं खुद पढ़ना चाहती थी लेकिन मैं कभी नहीं पढ़ पाई, इसीलिए मैंने तुम्हें अच्छे से पढ़ाया। ये सुनकर मिनवू रोते हुए कहता है, मॉम अभी भी टाइम है, आप अभी भी पढ़ सकते हो, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। मॉम मॉम प्लीज कुछ तो जवाब दीजिए। लेकिन अब उसकी मॉम की सांसें थम चुकी थी। मिनवू के पास रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। प्रेजेंट में मिनवू मनी मन सोचता है, मैंने सिर्फ काम पे ध्यान दिया जिस कारण से मैं अपनी फैमिली को भूल गया था। मैं भूल गया था कि लोग वर्क और फैमिली दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ आखिर मैं इतना ज्यादा काम क्यों कर रहा हूँ, अब मैं इन पैसों का क्या करूंगा? मॉम मुझे माफ कर देना, मैं आपके पास बैठकर कभी आपका खुशी का हिस्सा नहीं बन पाया। तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं और कहते हैं, मिनवू तुम कब तक यहाँ पे बैठे रहोगे? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, अब तुम अपनी बहन को वहाँ पे रहने दो और तुम हमारे साथ चलो। अब हम देखते हैं उसके अंकल ड्रिंक करते हुए कहते हैं, तुम तो सही में बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो, तुम्हारी मॉम का फ्यूनरल भी वही लोग करवा रहे हैं। ये सुनकर मिनवू कहता है, क्या फायदा, इसका 10 साल से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ और वो लोग मेरे लिए सिर्फ इतना ही कर पाए। तभी उसके अंकल कहते हैं, तुम्हें अपनी मदर को अच्छी लाइफ देनी चाहिए थी, कम से कम तुम उन्हें एक ग्रैंड चाइल्ड तो दे ही सकते थे जिसके साथ वो खेलती और अपने आप को बिजी रखती। अब कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारी मॉम स्वर्ग में पहुंच गई होगी और अपने फैमिली से मिल भी लिया होगा। अगर आज बड़ी बहन जिंदा होती तो हम उनके लिए बहुत कुछ करते, मैं तो उनकी स्टडी भी नहीं करवा पाया था, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। ये बोलते हुए अंकल रोने लगते हैं। ये सुनकर मिनवू को काफी गुस्सा आता है कि उसे अपनी मॉम की विश तक नहीं पता था, उसे ये तक पता नहीं था कि उसकी मॉम अपनी लाइफ में क्या करना चाहती थी। उसकी मॉम ने आज तक बहुत सारा संघर्ष किया था और सिर्फ उस घटिया ली के कारण से। अब ये ली कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, कहानी को अच्छे से देखते रहिए। तभी मिनवू कहता है, ली हमारे सबसे बड़े अंकल थे, मतलब मेरे मॉम के भाई, वो घर का पूरा पैसा चुरा कर भाग गए थे और कभी वापस नहीं आए, इसी कारण से मेरी मॉम को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा और उन्होंने अपना ड्रीम भी त्याग दिया। जब ये सब हुआ था तब मॉम सिर्फ और सिर्फ 12 साल की थी, उनकी फैमिली के पास एक पैसा नहीं बचा था। अगर ली पैदा ही नहीं होता तो ये सब मेरी मॉम को सहना नहीं पड़ता। ये सोचते हुए वो बाहर जाता है और अपनी मॉम का फोन देखने लगता है। जैसे ही उनका गैलरी खोलता है वैसे ही उसे वहाँ पे उसकी बचपन से लेकर अब तक की फोटो दिखाई देती है। ये देखकर वो रोने लगता है। वो बहुत देर तक खड़ा होकर सोचने लगता है अब वो मॉम के लिए क्या कर सकता है, मगर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता। इसी कारण से वो वापस से घर आ जाता है जहाँ उसे एक तालिस्मान दिखता है। उसे देखकर वो याद करता है ये तो उसकी मॉम लेकर आई थी और उसे कुछ बता रही थी। तब वो चिल्लाते हुए कहता है, आप सिर्फ फालतू के पैसे वेस्ट करती रहती हो, आपको तो पता भी नहीं है मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, आपको सिर्फ पैसे वेस्ट करना आता है। ये सुनकर उसकी मॉम कुछ भी नहीं बोलती और उसके बगल में वो तलिस्मान रखते हुए सोचती है, जब इसे यूज करना हो कर लेना। ये बात याद करके वो सोचता है, कम से कम मैं मॉम के लिए फॉर्चून टेलर के पास चला जाता हूँ, वहाँ जाकर पता चल जाएगा ये सब सच है या फिर झूठ। उसके बाद वो पहुँच जाता है एक बाबा के पास, जहाँ पर वो बाबा कहते हैं, अगर तुम्हें उसे यूज करना है तो तालिस्मान के पीछे अपने खून से अपना नाम और उस डेट को लिखो जिस टाइम में तुम वापस जाना चाहते हो। ये सुनकर मिनवू सोचता है, क्या ये टाइम ट्रेवल करवाते हैं, क्या ये पॉसिबल भी है? जिस पे बाबा कहते हैं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम सोचोगे ये सच है तो सच हो जाएगा। ये सुनकर वो पूछता है, क्या मैं किसी और के बॉडी में जा सकता हूँ? जिस पे बाबा कहता है, नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम पास्ट में किसी जिंदा इंसान के बॉडी में नहीं जा सकते हो लेकिन तुम तब जा सकते हो जब उसका बॉडी का ओनर मर जाए, तब तुम्हारी आत्मा उसके बॉडी में चली जाएगी और तुम उसकी लाइफ जी पाओगे। ये सुनकर वो घर आ जाता है और इस बात को 1 साल हो जाता
जाते हैं। एक साल में वो बहुत सारी रिसर्च करके बैठा था, किसकी बॉडी में जाना है, कब जाना है, अपनी मॉम की लाइफ बेटर कैसे बनानी है और भी बहुत कुछ। अब हम देखते हैं वो अपने मॉम के डेथ एनिवर्सरी पे उनके ग्रेव पे पहुंचता है और अपना हाथ काटता है और अपने खून से उस पे नाम और डेट डाल के उसके मुंह में डाल देता है, मगर कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही तेज रोशनी चमकती है और उसकी बॉडी को कुछ होने लगता है। वो मनी मन सोचता है, क्या मैं मरने वाला हूँ, क्या मैंने गलती कर दी उस बाबा की बात मानकर, और क्या मैंने तालिस्मान पे ली का नाम लिख कर गलती कर दी। तभी अचानक से उसके कानों में आवाज आने लगती है, ली ली क्या तुम ठीक हो, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो। ये सुन के ली सोचता है, मैं अपनी बॉडी मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये आदमी मुझे ली क्यों बोल रहा है, क्या मैं सही में ली के बॉडी में पहुंच चुका हूँ 1962 में, जब वो कोल गैस की वजह से मर गया था। क्या मैं अब भी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से मर जाऊंगा, क्या मैं वापस से प्रेजेंट में लौट जाऊंगा। लेकिन मुझे वापस नहीं जाना, मुझे यही रहकर मॉम के लाइफ को अच्छा करना है। ये सोचते हुए वो पूरी जान लगा देता है और अपनी आंखें खोलता है। जो उसके पास इंसान था वो उसे मारने का ट्राई करते हुए कहता है, तेरा स्टॉक सर्टिफिकेट कहाँ है, मैं उसे बेचकर तेरी फैमिली को दे दूंगा। ये सुन के ली उसे मारते हुए कहता है, तू अपने आप को मेरा दोस्त बोल रहा है, लेकिन तू कुछ पैसों के लिए मुझे मारने का ट्राई कर रहा है। फिर वो उसे मारते हुए कहता है, तेरे कारण से मेरी मॉम की लाइफ हेल बन गई, वो कभी पढ़ लिख नहीं पाई, मैं आज तुझे जान से मार दूंगा। तभी वो बंदा ली को बोलता है, भाई तू मुझे क्यों मार रहा है, एक बार मेरी बात तो सुन, भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन मेरा कोई भी विचार नहीं था तुझे मारने का, मैं तो तुझे जगाने का ट्राई कर रहा था। ये सुनकर मिनवू जो अब ली के बॉडी में है वो कहता है, क्या तू सच बोल रहा है। फिर वो अपने आसपास देखता है लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता कि किम ने उसे मारने का ट्राई किया था। उसके बाद वो आज का डेट देखता है और सोचता है, अंकल तो 1 महीने बाद मरे थे, तो क्या इस टाइम लाइन में वो 1 महीने पहले मर गए। मेरी मॉम हमेशा बताया करती थी जब अंकल मरे थे तब स्टॉक मार्केट डूब गया था, इसीलिए सबको लगा उन्होंने सुसाइड किया है और कभी भी अंकल के बॉडी को क्लेम नहीं किया। फिर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये तो काफी सही है, अब मुझे पता है आगे स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, इससे तो मैं अपने मॉम की लाइफ को बेटर कर दूंगा। अब से हम ली को मिनवू कहेंगे क्योंकि बॉडी में उसकी ही आत्मा है, इसीलिए आप सब समझ जाना। उसके बाद वो किम को बिठाकर सभी डिटेल लेता है, जहाँ पर वो बताता है, मैं तो सिगरेट लेने गया था तभी कर्फ्यू लग गया, जब मैं वापस आया तो मैंने देखा तुम मर रहे हो, तो मैं तुम्हें बचाने का ट्राई करने लगा। ये सुनकर मिनवू सोचता है, इस बंदे के ऊपर कर्ज है, ऊपर से इसके 8 भाई बहन हैं, ये पैसों के लालच में ऐसा कर सकता है, लेकिन अभी मुझे स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। अभी ली अंकल के पास 5 मिलियन है, साथ ही साथ उनके पास सर्टिफिकेट शेयर भी है। फिर वो किम से पूछता है, इन शेयर के दाम अभी क्या है, जिस पर वो बताता है 3.65 पर शेयर। ये सुनकर वो हैरानी से सोचता है, इसका मतलब अंकल का स्टॉक 300 गुना बढ़ चुका है, इसका मतलब 200 मिलियन हुआ, अब तो मैं अमीर होने वाला हूँ। किम ऐसा करो, अपना सामान पैक कर लो। अब हम देखते हैं वो रास्ते पे निकल जाता है। वो छोटे छोटे बच्चों को बचा हुआ खाना खाते हुए देखता है और सोचता है, मॉम ने ऐसी हालत में सरवाइव कैसे किया होगा। तभी किम पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगा है, क्या तुम पिग पॉरेज खाना चाहते हो, लेकिन मिनवू चिढ़कर मना कर देता है। फिर किम पूछता है, क्या तुम अपने शेयर नहीं बेचना चाहते हो, जिस पर वो कहता है, नहीं अभी नहीं, मैं बेचूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपना शेयर बेच सकते हो, लेकिन अगली बार हम मिलेंगे तो स्ट्रेंजर की तरह। ये सुनकर वो माफी मांगने लगता है। तब मिनवू उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मिनवू मुझे माफ कर दो। ये सुनकर मिनवू सोचता है, ये तो अभी सिर्फ 20 साल का बच्चा है। फिर वो उसे कुछ पैसे देकर सेटल होने को बोलता है। ये देखकर वो रोते हुए पूछता है, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया, जिस पर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, पता नहीं, लेकिन कभी हम वापस से मिले तो बैठकर साथ में ड्रिंक करेंगे। अब हम देखते हैं मिनवू अगले कुछ हफ्तों तक अपना फिजिकल हेल्थ सही करने में लगा देता है ताकि उसे इस बॉडी में रहने की आदत हो जाए। अब हम देखते हैं मिनवू एक कैफे में कॉफी पीने जाता है। ये सुनकर वेट्रेस हैरान होते हुए पूछती है, क्या आप अमीर है, क्योंकि कॉफी आज के टाइम में गोल्ड के बराबर है और इसे सिर्फ अमीर लोग पीते हैं। ये सुनकर मिनवू उसे पैसे देते हुए जल्दी से कॉफी लाने को बोलता है और वो भागकर वहाँ से कॉफी लेने जाती है। कुछ देर बाद मिनवू अपना कॉफी एंजॉय करने लगता है। तभी एक ओल्ड मैन उसके पास आते हुए कहता है, ओए बच्चे, तुम अभी एक स्टूडेंट दिख रहे हो, क्या तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही पैसे हैं जो हजारों रुपए सिर्फ एक कॉफी पे उड़ा रहे हो, क्या तुमने भी स्टॉक खरीदा है। ये सुनकर मिनवू मनी मन सोचता है, ये सब मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। फिर वो बोलता है, आपको क्यों जानना है, क्या आपको कोई दिक्कत है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन उसे स्टॉक वापस लेने को बोलता है और एक बिजनेस कार्ड देकर वहाँ से निकल जाता है। मिनवू को पता चलता है ओल्ड मैन एक रिपोर्टर है, लेकिन वो इस पे ध्यान नहीं देता। कुछ दिनों बाद मिनवू सोचता है, उस बंदे ने स्टॉक्स वापस लेने को क्यों बोला था, अभी तो स्टॉक काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, वो रिपोर्टर जरूर कुछ जानता है, लेकिन
मैं उससे ज्यादा जानता हूँ। अब हम देखते हैं कुछ टाइम बाद मिनवू अपने सारे स्टॉक बेच देता है। उसके स्टॉक के प्राइस आसमान छू चुके थे और उसे टोटल 2 बिलियन मिलता है। ये देखकर आसपास के काफी लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं और कुछ कहने लगते हैं ये तो पागल हो गया है जो अपने स्टॉक बेच रहा है, इसे तो अपना स्टॉक बचा के रखना चाहिए। लेकिन मिनवू उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और 10 मिलियन बैंक से निकालता है और बाकी सारे पैसे अकाउंट में ही रहने देता है और वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही मार्केट क्रैश हो जाता है और सभी लोग बर्बाद हो जाते हैं। ये देखकर चश्मिश बंदा कहता है इस बच्चे को किसी ने बताया था कि स्टॉक क्रैश होने वाला है, इसने इतने परफेक्ट टाइम पे स्टॉक बेच दिया। क्या ये बिगिनर लक था? इस चश्मिश को जीनियस माना जाता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन असलियत में ये बंदा स्टॉक मार्केट को क्रैश करवाने का काम करता है, गलत गलत अफवाह फैलाकर। ये एक तरीके से कौन आर्टिस्ट है। तभी अचानक से वही ओल्ड मैन जो की रिपोर्टर है, उसका नाम पार्क है, वो आकर चश्मिश की फोटो लेने लगता है और मिनवू को जाते हुए देखकर स्माइल करते हुए सोचता है सही हुआ, इसने सही टाइम पे अपना स्टॉक बेच दिया। चलो कोई तो है जो आज आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचने वाला है। इधर हम मिनवू को देखते हैं जो कि भागते हुए कहीं जा रहा था और सोचता है अब मैं अमीर बन चुका हूँ, अब बस मुझे मॉम को ढूंढना है और उन्हें एक अच्छे से स्कूल में भेजना है, अब मैं बहुत ही अमीर बनूंगा। ये सोचते हुए वो भागने लगता है। तभी उसकी नजर कोने में बैठे भूखे बच्चों पे पड़ती है। ये देखकर वो बारिश में भीगते हुए सोचता है मेरे इतने पढ़ाई करने का क्या फायदा, आखिर मैं पास्ट में क्यों आ गया। क्या मुझे सिर्फ अपने फैमिली को गरीबी से बचाना चाहिए? क्या ये करके मैं सेटिस्फाइड हो पाऊंगा? क्या अंकल ली या फिर मुझे खुशी मिल पाएगी? अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिनवू एक आइलैंड की तरफ जाने के लिए बोट पे बैठता है और बोट चलाने वाला कहता है यंग मैन तुम इस आइलैंड पे क्यों जा रहे हो? वहाँ पे सिर्फ राइस की खेती होती है, वहाँ तुम्हारे देखने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मिनवू स्माइल करते हुए कहता है अंकल अगर मैंने वो जगह नहीं देखा तो जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं है। ये सुनकर अंकल स्माइल करते हुए कहते हैं ऐसा फील हो रहा है जैसे वो राइस के खेत तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। मिनवू मनी मन सोचता है ये अंकल बाकी सभी लोगों से काफी अलग है। फिर वो कहता है अंकल कुछ सालों में तो इंसान माउंटेन नदी तक बदल जाती है, ये तो मेरा फ्यूचर है, ये भी समय के साथ बदल सकता है। फिर वो कुछ ही देर में उस आइलैंड पे पहुंच जाता है और मनी मन सोचता है इस आइलैंड को आगे जाकर गंगनाम के नाम से जाना जाएगा जो कोरिया का एक बहुत ही फेमस सिटी बनने वाला है। अभी ये जगह पूरी खाली है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ब्रिज बनेगा वैसे ही इस जमीन की कीमत आसमान छू लेगी। फिर वो जाता है और उसे एक ब्रोकर वो पूरा एरिया दिखाता है। मिनवू अच्छे से उस एरिया को देखने के बाद कहता है अब तक मैंने जो भी एरिया देखा है मैं वो सब खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर ब्रोकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। फिर मिनवू उस बंदे को डाउन पेमेंट करके वहाँ से निकल जाता है। बोट में वापस जाते हुए वापस से वो अंकल पूछते हैं क्या वो जगह देखने के बाद अब तुम्हारा फ्यूचर बनने वाला है? तब मिनवू मनी मन सोचता है क्या ये वही इंसान है जिसने मुझे पहले किनारे पे छोड़ा था? फिर वो कहता है हाँ मैंने उस जगह को अच्छा देखा, वो जगह तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत निकला, इसीलिए मैंने कुछ लैंड खरीद लिया। ये सुनकर वो अंकल कहते हैं अच्छा तो तुम फ्यूचर में आगे जाने वाले हो। उनकी बातें सुनकर मिनवू को ऐसा लगता है जैसे ये अंकल कोई आम इंसान नहीं है और वो उसके माइंड को पढ़ पा रही है। फिर अंकल पूछते हैं तुमने उस एरिया को क्यों खरीदा? मैं पिछले 10 साल से बोट चला रहा हूँ लेकिन किसी अजनबी ने यहाँ पे आके डायरेक्ट जमीन नहीं खरीदा। ये सुनकर मिनवू पूछता है कि आप मेरे प्लान को जानना चाहते हो? वैसे आप यहाँ पे ये काम क्यों कर रहे हो? आप तो कुछ और भी कर सकते हो। ये सुनकर वो कहते हैं मैं इसका जवाब दूंगा लेकिन तुम पहले मेरे बातों का जवाब दो, तुमने ये जमीन क्यों खरीदा? ये सुनकर मिनवू कहता है जमीन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह है। ये सुनकर अंकल गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे आंसर को सुनने के बाद मुझे समझ आया तुम मेरे जवाब को जानने के लायक नहीं हो। क्या तुम्हारी फैमिली जापानीज सोल्जर के कब्जे में है जो तुम ये सब कर रहे हो? ऊपर से अभी तुम बहुत ही छोटे हो, तुम्हें तो पसीना बहाकर पैसे कमाने चाहिए, ऐसे पैसों से पैसे बनाने का क्या फायदा? ये सुनकर मिनवू को काफी गुस्सा आता है लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है अंकल आपको पता है सब अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं और सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। ये सुनकर अंकल गुस्से में कुछ बोलने ही वाले थे, इतने में मिनवू चिल्लाते हुए कहता है मैं उस जमीन पे एक बड़ा सा फार्म बनाने वाला हूँ। ये सुनकर अंकल बहुत ही शॉक्ड होते हैं और उनका मुंह बंद का बंद रह जाता है। फिर वो कहते हैं तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया, मुझे लगा तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। ये सुनकर मिनवू सोचता है ये जगह आगे जाकर फेमस होने वाला है लेकिन तब तक मैं इस जमीन को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, कम से कम मैं इसे एक बड़ा फार्म तो बना ही सकता हूँ। फिर वो कहता है अगर मैं कहूँ ये फ्यूचर में जाकर सोना देगा तो ये झूठ होगा क्योंकि मुझे कंफर्म पता है ये आगे जाकर सोने का खदान बनने वाला है, लेकिन तब तक मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं एक जॉब करूंगा। जिस पे अंकल पूछते हैं वो जॉब फार्मर का होने वाला है ना? जिस पे मिनवू याद करता है कैसे बच्चे भूखे मर रहे
हैं, गंदा खाना खा रहे हैं। माना कि इस जगह पे फसल उगाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं अपने देश के लोगों को भूखा नहीं मरने दे सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे मेहनत से खेती करूंगा और उनका पेट भरूंगा। उसका ये जवाब सुनकर अंकल स्माइल करते हुए कहते हैं, सही हुआ, मैंने तुम्हारा वेट किया। वैसे मेरा नाम चॉय है, मैं तुम्हें अपना फुल नाम नहीं बताने वाला हूँ, इसीलिए मुझे तुम चॉय बुला सकते हो। तुम्हें पता है तुम पहले इंसान हो जो मेरे फादर की तरह बात कर रहे हो। ये सुनकर मिनवू नोटिस करता है, ये बंदा कोरिया के कैपिटल सिटी वाले एक्सेंट में बात कर रहा है। मैंने बुक में पढ़ा था एक चोई नाम की फैमिली थी जिन्होंने अपने पैसों से यूनिवर्सिटी बनवाई थी और बहुत कुछ किया, लेकिन उनके साथ गद्दारी हुई थी और उनका नाम हिस्ट्री से मिटाने की कोशिश की गई। अब मुझे समझ आ रहा है ये इंसान बोटमैन क्यों बना है। उसके बाद मिनवू उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, अगर आपको मेरी जरूरत कभी भी हो तो आप मुझे आकर यहाँ पे ढूंढ सकते हो। जिसपे वो कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ेगी। तब मिनवू कहता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कभी भी आपको अकेला फील हो या फिर आपको अपनी जिंदगी से शिकायत हो तब आप मुझसे आकर मिल सकते हो। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और सोचता है मिस्टर चोई की 3 बेटी है, जिसमें से सबसे छोटी वाली बहुत सुंदर है। अब हम देखते हैं कुछ दिनों बाद मिनवू वो जमीन खरीद लेता है और वहाँ पर एक बड़ा सा बिल्डिंग बनवाते हुए ब्रोकर को बताता है, मैं यहाँ पर फार्म खोलने वाला हूँ। ये बिल्डिंग इसीलिए बनवा रहा हूँ ताकि ये एक तरह से वेयर हाउस का काम करे। मैं नहीं चाहता कोई भी चावल खाए बिना मरे। तभी कुछ मजदूर उससे कहते हैं, तुमने हमें काम करते हुए देख लिया, अब तुम घर जाओ, तुम कब से हमें घूरे जा रहे हो। ये सुनकर मिनवू सोचता है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये यहाँ से सामान चोरी कर लेंगे और एक दिन का काम 10 दिन में करेंगे। वैसे भी यहाँ पर वर्कर की कमी है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ। अब हम देखते हैं वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे सोचता है, मैं अपने जैसे माइंडसेट वाले बंदों को कहाँ ढूंढूं। तभी वहाँ पर वही मिस्टर चो सूट पहने हुए आ जाते हैं। मिनवू उन्हें देखते ही गले लगा लेता है और उनके साथ उनकी सबसे छोटी बेटी सू भी आई थी, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मिनवू जल्दी से सू को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए मिस्टर चोई को अपना चेयर देते हुए कहता है, ये ऑफिस सही से नहीं बना है, पहले आप बैठ जाइए। तभी मिस्टर चोई पूछते हैं, कहीं तुम्हारे पास वर्कर की कमी तो नहीं है। तब वो कहता है, वर्कर की तो बहुत ज्यादा कमी है। तभी ओल्ड मैन कहते हैं, ये मेरी सबसे छोटी बेटी सू है, जो मेरी आंखों का तारा है और अभी ये यूनिवर्सिटी में है, लेकिन इसका हॉलीडे चल रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम इसे यहाँ पे इंटर्नशिप पे रख लो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप मेरी हेल्प करें। लेकिन वो उसके डील को ठुकरा देते हैं। ये सुनकर मिनवू खड़ा होता है और कहता है, प्रोफेसर आप एक खूनी हैं। आप खुद यहाँ पर बैठकर आराम से खाना खाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में हर रोज कोई ना कोई मर रहा है, क्या आप उनके बारे में नहीं सोच सकते हो। मुझे पता है आपके अंदर अच्छे और ज्यादा चावल उगाने की एबिलिटी है। ये सुनकर वो कहते हैं, तुम्हारे बात में दम है। जिस पे मिनवू कहता है, मुझे पता है प्रोफेसर, आप पहले से रिसर्च कर रहे हैं और आपके रिसर्च में एक वीक पॉइंट है और वो है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। ये सुनकर प्रोफेसर हैरान होते हुए कहता है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता। जिस पे वो कहता है, मुझे पता है इसका सॉल्यूशन। के बाद मिनवू याद करता है, जब खाने के टेबल पे 7 डिश होता है तो उसे 7 डिश टेबल कहते हैं और 9 होता है तो उसे 9 डिश टेबल। लेकिन वहाँ पर एक चीज इम्पोर्टेंट है जिसे काउंट नहीं किया जाता है और वो है चावल। लेकिन 2 टाइप के राइस होते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पहला है जुबेका, जो ज्यादातर चाइना, कोरिया, जापान में उगता है, और दूसरा है इंडिका, जो कि इंडिया में उगता है। जब कोरिया में भुखमरी बढ़ी थी तब जुबेका राइस को ज्यादा से ज्यादा उगाया गया था क्योंकि वो जल्दी उग जाता है। लेकिन इंडिका राइस होता है उसे टाइम लगता है और कोरियन को उसका टेस्ट इतना बेकार लगता है कि वो उसे खा तक नहीं पाते। अब हम देखते हैं वो प्रेजेंट में कहता है, प्रोफेसर आप जुबेका और इंडिका को क्रॉस करके एक नया वैरायटी बना रहे हैं ना। ये सुनकर वो हैरानी से पूछते हैं, क्या तुम भी रिसर्चर हो। जिस पे वो कहता है, नहीं मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसीलिए मैंने हल्का रिसर्च किया, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ मिलकर काम करें। ये सुनकर वो मान जाते हैं। फिर मिनवू कहता है, आप 1 महीने में यहाँ का काम समेट लीजिए, फिर मैं आपके पास आकर मिलूंगा। और रही बात सैलरी की तो मैं आपको जितना मिलता है उसका डबल सैलरी पे करूंगा। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ मिनवू के पास उसका एक एम्प्लॉय पार्क भागते हुए आता है और कहता है, बॉस बॉस हम खतरे में हैं। ये सुनकर मिनवू सोचता है, अच्छा तो ये वही टाइम है जब कंट्री में वॉन बैन करके वॉन चलाया गया ताकि हल्का पॉवर्टी कंट्रोल में आ जाए। फिर वो कहता है, हाँ मुझे पता है, हमारे सारे पैसे फ्रीज हो गए। जिस पे पार्क कहता है, हाँ वही तो बॉस, हम खतरे में हैं, हम वर्कर को पेमेंट कैसे करेंगे। जिस पर वो कहता है, चिंता मत करो, हमारे पास फूड सप्लाई है। पार्क फूड सप्लाई को देखकर हैरानी से पूछता है, बॉस क्या आपको पहले से पता था ऐसा कुछ होने वाला है। और बॉस मैं तो इस बात को समझ गया, लेकिन बाकी वर्कर नहीं समझेंगे। ये सुनकर मिनवू कहता है, जाओ सभी वर्कर को इकट्ठा करो। वर्कर आते ही चिल्लाने लगते हैं। तब मिनवू कहता है, आप लोगों को पैसे चाहिए ताकि फूड खरीद सको, लेकिन मैं आप सभी को फूड देने
देने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर वो सभी कहते हैं, लेकिन वो खाना कितने टाइम तक चल पाएगा? जिस पे मिनवू कहता है कम से कम 2 महीने, और अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आपको पता है ना, वॉन के मुकाबले वॉन की वैल्यू गिर गई है। अगर मैं आपको 10 वॉन दूंगा उसका मतलब 1 वॉन, इसीलिए मैं आपको फूड सप्लाई दे रहा हूँ। और अगर आपको दिक्कत है तो आप ये जॉब छोड़ सकते हो, लेकिन याद रखना मैं आप सभी को काम पे वापस नहीं रखूंगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आकर मेरे से बात करे। उसके बाद वो अपने ऑफिस में चला जाता है। तभी सू उसके पास आकर पूछती है, बॉस क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? तभी तो अपने प्रोफेसर को बोला था मैं आपको वॉन में पेमेंट दूंगा। ये सुनकर वो बोलता है, मैं कोई भगवान थोड़े ना हूँ, वो तो बस मेरे मुंह से निकल गया था। फिर वो मनी मन सोचता है अभी यहाँ पर मिलिट्री राज चल रहा है, अगर किसी को खबर हुई, उनका इन्फॉर्मेशन बाहर किसी को पता है तो वो मुझे मार देंगे। अभी मेरे पास 1 महीना है, 1 महीने में ये पेमेंट वाला इशू सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उस टाइम तक मुझे कुछ करना है। अब मैं फाइनली अपने मॉम को देखने जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं सू और मिनवू दोनों ही निकल गए थे मिनवू की मॉम को देखने। वो तो मस्त मोमो खाने में लगी थी और वो हर जगह मिनवू को फॉलो कर रही थी ताकि वो मिनवू से हर चीज सीख सके। फिर वो दोनों वहाँ से एक बस लेते हैं और अपनी माँ के गाँव में जाते हैं, जहाँ एक बंदा मिनवू को देखकर कहता है, अरे तुम तो ली हो। ये सुनकर मिनवू मनी मन सोचता है, हाँ ये मुझे ली के मेमोरीज में दिख रहा था। फिर वो बंदा अपनी बैलगाड़ी पे उन्हें सवारी देता है। फिर वो मिनवू को याद दिलाता है कैसे अपने फैमिली का पैसा लेकर भाग गया था, उसने उनका इकलौता घर बेच दिया था। फिर मिनवू अपने घर पे जाता है, जहाँ उसके भाई बहन उसे देखकर खुश हो जाते हैं। फिर मिनवू अपने पेरेंट्स से सिर झुकाकर माफी मांगने लगता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है जो उसे जाना पहचाना लगता है और वो उस आवाज को सुनकर रोने लगता है। इतने में एक लड़की भागते हुए आती है और उसके सिर पे एक टपली मारती है और कहती है, भाई तुमने मेरे लिए खाने के लिए क्यों नहीं खरीदा? ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम थी। मिनवू की मॉम का नाम नामी है, वो अभी काफी छोटी थी। इतने में नामी की मॉम उसे मारते हुए कहती है, क्या अपने बड़े भाई को कोई मारता है? तभी नामी रोते हुए कहती है, उन्होंने कहा था ये मेरे लिए खाने के लिए लाएंगे और भाग गए, और अब आप मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। ये देखकर मिनवू रोते हुए कहता है, नामी मतलब अपनी मॉम को गले लगा लेता है। अब हम देखते हैं रात का डिनर बनने लगता है जिसमें पोर्क और चिकन था। मिनवू यहाँ पैसे तो नहीं लाया था, इसीलिए अपने साथ मीट लेकर आया था। तब उसके टोटल 10 भाई बहन थे। वो सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी नामी गुस्से में कहती है, भाई के कटोरे में सिर्फ मीट ही मीट है और मेरा मीट खत्म हो गया। ये सुनकर मिनवू उससे अपना कटोरा बदल लेता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। ये देखकर मिनवू को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी मॉम ने अपनी लाइफ में कभी मीट नहीं खाया था, इसीलिए उन्हें बाद में जाकर मीट पसंद नहीं था। इसी कारण से वो हमेशा सिर्फ सब्जी से काम चलाती थी। अब हम देखते हैं मिनवू और नामी बैठी थी, जहाँ नामी कहती है, भाई आप तो बहुत ज्यादा कूल हो, साथ ही साथ में आप बहुत ही हैंडसम हो, क्या आप ठग बनने वाले हो? ये सुनकर वो पूछती है, क्यों, क्या तुम चाहती हो मैं ठग बनूं? जिस पर वो मिनवू के पैरों पे अपने सर रखते हुए कहती है, नहीं मैं चाहती हूँ, आपका जो मन करे आप वो करो। अगर आप ठग बनना चाहते हो तो वो बन सकते हो, और अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो वो भी बन सकते हो। ये सुनकर मिनवू हैरान होते हुए सोचता है, मॉम तो अभी सिर्फ 12 साल की है, फिर भी वो सिर्फ मेरे भाई का भला चाहती है। फिर मिनवू पूछता है, क्या तुम चाहती हो मैं वापस छोड़ के चला जाऊँ? जिस पर वो कहती है, हाँ अगर आपका मन करे कहीं और रहने का तो आप वहाँ पे जाके रह सकते हो, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ खुश रहना। ये बोलते बोलते वो सो जाती है। मिनवू उसे रूम में सुलाते हुए सोचता है, सही हुआ जो मैंने फार्मर बनने का सोचा, अब कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। इतने में सू उसके पास आकर पूछती है, क्या तुम्हारी छोटी बहन से अच्छे से बात हुई? जिस पर वो कहता है, हाँ, और मैं चाहता हूँ तुम मेरा एक इम्पोर्टेंट काम करो। अगले दिन वो अपने पेरेंट को राजी करता है दूसरे सिटी में मूव होने के लिए। वो लोग उसके लिए नहीं मानते मगर बाद में मान जाते हैं। अभी वो जिस गाँव में था वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, लेकिन सू की हेल्प से वो अपने भाई बहनों को सामान पैक करवाता है और स्कूल में नाम लिखवा देता है। फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन निकलने से पहले वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलता है जो अपना गाँव छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तब मिनवू उसके लिए एक बैंक ओपन करवा कर उसमें कुछ पैसे डाल देता है। फिर वो अपने फैमिली के साथ एक नई जर्नी पे निकल जाता है। उसके बाद वो अपनी फैमिली को अपना घर दिखाता है। जब उन्हें पता लगता है आसपास का सभी एरिया मिनवू का है, तब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, जो बच्चा एक टाइम पर पैसे लेकर भागा था वो अपने लाइफ में बहुत आगे निकल चुका है। अब वो फैमिली कंस्ट्रक्शन फार्मिंग को भी टाइम दे रहा है। सू की हेल्प से उसके भाई और बहन आराम से स्कूल में जा रहे थे और सू ने अब हल्का मॉडर्न ड्रेस पहनना स्टार्ट कर दिया था, जिससे उसे कहीं आने जाने में आसानी होती थी। पेमेंट भी अब सही हो गया था और प्रोफेसर उसकी टीम ज्वाइन कर लेते हैं। मिनवू उनके लिए एक बड़ा सा रिसर्च लैब बनवाता है और वहाँ पर और भी लोगों को हायर करता है। फिर उन्हें बताता है कि उसे क्या चाहिए और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए,
जिससे कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। फिर वो उन लोगों को सॉल्यूशन भी बताता है कि आखिर उनका रिसर्च क्यों फेल होता है। ये जानकर सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं। इतने में एक बंदा कहता है मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। तब मिनवो उसका क्वेश्चन सुनता है और अपना आंसर बताता है, जिसे सुनकर सभी बहुत ही सहमत होते हैं। मिनवो का मानना था प्रोडक्शन के साथ साथ टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फिर वो याद करता है जापान में एक अच्छे रिसर्चर है जो कि राइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। ये पता करते ही वो जापान जाने के लिए बैग पैक करने लगता है, लेकिन वो इस बार सू को ना ले जाकर पार्क को ले जाने वाला था, जिस कारण से पार्क तो बहुत ही खुश होते हुए कहता है बॉस मैं आपके कारण से इंटरनेशनल ट्रिप जाने वाला हूँ। मैं अपने खानदान में अकेला ऐसा इंसान हूँ। सू को ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता। तो अभी सू पूछती है क्या तुम खाने का तेल भी उगाने वाले हो, लेकिन मिनवो मना करते हुए कहता है नहीं तो मैं जापान दो चीजें लेने जा रहा हूँ, पहला है जापान का राइस और दूसरा मैं बाद में बताऊंगा। अब हम देखते हैं जब मिनवो इस बारे में अपने फैमिली को बताता है तब वो लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन नामी रोते हुए कहती है नहीं आप कहीं नहीं जा सकते हो, आप मुझे फिर से छोड़कर जा रहे हो। तब मिनवो कहता है लास्ट टाइम तुमने बोला था मैं जहाँ जाना चाहता हूँ जा सकता हूँ, जिस पर वो कहती है हाँ क्योंकि मुझे लगा आप हमारे से दूर रहकर खुश रहते हो, लेकिन अब मैं आपके साथ जापान जाना चाहती हूँ। मैंने सुना है जापान काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए मैं आपकी रक्षा के लिए वहाँ पे चलूंगी। ये सुनकर मिनवो उसे ना नहीं बोल पाता और उसे जल्दी से अपना वेपन रेडी करने के लिए बोलता है। नामी के पास वेपन के नाम पे कुछ लकड़ी के डंडे थे। अब हम देखते हैं वो ट्रेन में बैठकर पार्क और मिनवो के साथ उनके सफर पे निकल गई थी। वो बैठकर उबले हुए अंडे खा रही थी। तभी मिनवो उसे सोडा पीने के लिए देता है ताकि उसके गले में कुछ भी ना अटके। ये देखकर वो जल्दी से गटक लेती है और उसी रफ्तार में पार्क के मुंह में सोडा फेंकते हुए कहती है बड़े भाई ये तो मुझे क्या पिला रही हो, क्या इसमें जहर मिला हुआ है, मेरा गला जल रहा है। मिनवो मनी मन सोचता है मॉम तो काफी ज्यादा अलग है, जिस इंसान को मैं मॉम बोलता था वो ये नहीं है। वो काफी शांत थी और मेरे लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर देती थी। मुझे इनका ऐसा बचपन जीना काफी अच्छा लग रहा है। वो तीनों ट्रेन के बाद शिप लेते हैं और एक लंबे सफर के बाद जापान पहुंच जाते हैं। पार्क देखकर हैरानी से कहता है जापान में तो वॉर हुआ था, लेकिन ये तो काफी ज्यादा एडवांस लग रहा है, यहाँ पर तो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। तब मिनवो कहता है मैं खुद बहुत ज्यादा हैरान हूँ, मुझे लगा था यहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया होगा, लेकिन ये सब तो काफी एडवांस है। तभी नामी इधर उधर देखते हुए कहती है बड़े भाई क्या ये सभी जापानीज है, जिस पे मिनवो हाँ जवाब देता है। तब वो कहती है अगर ऐसी बात है तो यहाँ लोगों ने डीमंस वाले मास्क क्यों पहने हैं, जिस पर वो कहता है जापानीज लोग हमारे जैसे होते हैं। माना जापान ने बहुत ही गलत काम किए, लेकिन इस बिहाफ पे हम उन्हें जज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तुम जापानीज लोगों पे नहीं बल्कि यहाँ की चीजों पर ध्यान दो और अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाओ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपना लकड़ी का डंडा पकड़ लेती है। तब मिनवो उसे शांत करते हुए डंडा को दूर रखने को बोलता है। अब हम देखते हैं पार्क और नामी एक राइस फील्ड में घुसकर वहाँ के राइस को चुराने का ट्राई करते हैं ताकि वो उसे अपने कोरिया में लेकर जा सके, लेकिन तभी उन्हें वहाँ का मालिक पकड़ लेता है और उनके साथ मिनवो भी था। फिर वो कहता है तुम सब चोरी क्यों कर रहे हो, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। फिर मिनवो खुद जाकर चावल के दाने तोड़कर एक बोतल में रख लेता है और सोचता है प्रोफेसर इसे एक नया वैरायटी बना देंगे। फिर वो नामी और पार्क को चलने को बोलते हैं, लेकिन वो दोनों उसके साथ खेलने लगते हैं। तब मिनवो मनी मन सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था मैं मॉम को स्माइल करते हुए देखूंगा। उसके बाद वो उन्हें बताता है अब उन्हें दूसरे मिशन पे जाने को बोलता है। फिर वो एक जगह रुकता है और उन्हें रामेन बनाकर देता है और सोचता है इसे खाते ही ये दोनों पागल हो जाएंगे, मगर वो दोनों कहने लगते हैं इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है, क्या यहाँ पर किमची नहीं है। ये सुनकर मिनवो को बिल्कुल भी समझ नहीं आता वो दोनों ऐसा क्यों बोल रही है। फिर वो खुद रामेन को टेस्ट करता है, लेकिन उसे खुद भी पसंद नहीं आता और सोचता है इस एरा में जापानीज रामेन तो काफी बुरा टेस्ट करता है, लेकिन मेरे टाइम में ये काफी अच्छा टेस्ट करता था। फिर वो उन दोनों को बताता है हमारा दूसरा मिशन था इन रामेन को कोरिया लेकर जाना। ये सुनकर नामी गुस्सा करने लगती है। फिर पार्क कहता है जब अपने पैकेट से कुछ ही मिनट में 3 रामेन का प्लेट बना दिया तो मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। इसका टेस्ट उतना भी बेकार नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी है। ये कोरियन टेस्ट के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम इसमें चेंज करके बेच सकते हैं। ये सुनकर मिनवो खुश होते हुए कहता है हाँ सही कहा, अगर हमने इसमें कुछ चेंज कर दिए तो हम रात का डिनर और ब्रेकफास्ट की जगह ये नूडल्स आराम से खा सकते हैं। उसके बाद लोगों को घंटों तक खाना नहीं बनाना पड़ेगा और कम पैसों में पेट भर जाएगा। उसके बाद वो याद करता है एक बिजनेसमैन था जिसने 1963 में रामेन को कोरिया में इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए वो इस इंसान से करने से पहले जापान का रामेन कोरिया में लाना चाहता था। नामी ट्रेन से जाते हुए पूछती है बड़े भाई क्या हम भी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, जिस पे मिनवो कहता है हाँ बिल्कुल। ये सुनकर वो कहती है अच्छा इसी कारण से आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है। फिर वो सभी रामेन कंपनी के मालिक से मिलने जाते हैं, लेकिन उन सभी के पास अपॉइंटमेंट नहीं था, इसीलिए उन्हें वेट करने को बोला जाता है। लेकिन कुछ ही देर में बॉस उन्हें अंदर बुला लेते हैं। तब
मिनवू उन्हें जाकर अपना आइडिया देता है कि वो चाहता है वो रामेन की फैक्ट्री और सभी चीजें कोरिया में स्टार्ट करे, इसके बदले वो उन्हें शेयर देगा। ये सुनते ही वो 1 सेकंड में मान जाते हैं। तब मिनवू पूछता है तुम इतनी जल्दी क्यों मान गए? तब वो कहते हैं क्योंकि तुम कोई बेकार इंसान नहीं लग रहे, मैंने देखा तुम्हारे साथ आई बच्ची काफी खुश दिख रही है, क्या वो तुम्हारी बेटी है? जिस पे मिनवू कहता है नहीं वो मेरी छोटी बहन है। तब बॉस बताता है मेरी भी एक छोटी बहन हुआ करती थी। अब हम देखते हैं जहाँ बॉस उदास होते हुए कहता है कि मेरी भी एक छोटी बहन हुआ करती थी, लेकिन वो भुखमरी के कारण मर गई। यही एक वजह है कि मैं एक फूड कंपनी चला रहा हूँ। मैं नहीं चाहता जैसे मेरी बहन मरी वैसे किसी और बच्चे को मरना पड़े। मैं उसके मरने के बाद अपने आप को एक काम में झोंक दिया ताकि मुझे अपनी बहन का फेस दिखाई ना दे। छोड़ो इन सभी बातों को, अभी तो कोरिया में काफी दिक्कत चल रही है वॉर की वजह से, और ठीक ऐसा ही कुछ जापान में भी हो रहा है जहाँ जो स्ट्रीट पे बच्चे हैं उन्हें अमेरिकन सोल्जर्स कुछ चॉकलेट देने के बहाने दिन रात काम करवाते हैं। ऐसा ही कुछ मैंने भी किया था, मुझे तो एक टाइम का खाना नसीब हो जाता था, वही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अभी कोरिया का भी हाल बेकार चल रहा है, लेकिन मुझे माफ करना मैं पहले सोचा था कोरियन वॉर कभी खत्म ना हो और हमेशा ऐसे ही चलते रहे, क्योंकि जितना लंबा कोरियन वॉर चलता है उतना ही जापान अमीर होते जाता है। इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है और मेरी कंट्री को भी। मुझे कोरिया के लिए दुख है, मुझे कोरिया के लिए दुख और खुशी दोनों है। ये सुनकर मिनवू कहता है मुझे नहीं पता अब मुझे क्या बोलना चाहिए। तब बॉस कहता है आज तुम्हारी बहन के फेस पे काफी प्यारी स्माइल थी, मैं तो उसे देखना रोक ही नहीं पाया। मैं उम्मीद करता हूँ मिस्टर मिनवू तुम उसे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। मैं तो नहीं कर पाया लेकिन तुम उसे जरूर प्रोटेक्ट करना। अब तुम कल आ सकते हो, पेपर वर्क पूरा करके कल ही हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ये सुनकर मिनवू के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और वहाँ पार्क को पता लगता है उसे यही जापान में रहना होगा। ये सुनकर वो नर्वस होते हुए इसका रीजन पूछता है। तब मिनवू कहता है यहाँ किसी को रहकर मशीन वर्क तो सीखना पड़ेगा, इसके लिए तुम बेस्ट हो। जिस पे पार्क कहता है लेकिन मैं ही क्यों? उसकी बात सुनकर मिनवू बॉस से परमिशन मांगता है इससे अकेले में बात करने का, और पार्क को दूसरे साइड ले जाकर कहता है मिस्टर पार्क तुम इस साल कितने साल के होने वाले हो? तब वो कहता है मैं 25 साल का हूँ, लेकिन इस बात का मेरी एज से क्या मतलब? जिस पे वो कहता है मिस्टर पार्क मैं तुम्हें अब से मिस्टर पार्क कहूंगा, मैं तुम्हें फूड कंपनी का डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ और आज से मैं तुम्हें डायरेक्टर पार्क ही कहूंगा। अगर तुम नहीं बनना चाहते हो तो मुझे मना कर सकते हो, फिर तो तुम्हें अपने आप से डायरेक्टर बनने में कम से कम 25 से 30 साल लग जाएंगे। ये सुन के पार्क डायरेक्टर बनने और यहाँ पे रहने के लिए मान जाता है और यहाँ पे मशीन वर्क सीखने के लिए रेडी हो जाता है। ये देख के नामी खुश होते हुए ताली बजाने लगती है। उसके बाद मिनवू मनी मन सोचता है मैंने उसे हायर किया था क्योंकि ये काफी अच्छा था, लेकिन इसके अंदर दूसरों से बात करके उन्हें अट्रैक्ट करने का टैलेंट है। एक बार रामेन फूड चल जाए तब ये अपने कनेक्शन का यूज करके हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। इतने में बॉस कहता है ठीक है फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब मिस्टर पार्क यहाँ पे रहकर सारी चीजें देखेंगे और जब मशीन कोरिया पहुँच जाएगी तब आप हमें पेमेंट कर देना। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद मिनवू कहता है आपने कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें बहुत ही अच्छे से मेंशन किया है, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंज नहीं करवाना। ये सुन के बॉस स्माइल करने लगता है। इतने में मिनवू भी कॉन्ट्रैक्ट पे अपने सिग्नेचर कर देता है। इधर बॉस नामी को देखकर हंसते हुए सोचता है इसकी बहन कितनी प्यारी है। फिर वो मिनवू से हाथ मिलाते हुए कहता है मैं नामी से वापस मिलना चाहूंगा, इसीलिए उम्मीद करता हूँ आप इसे अगली बार भी लेकर आएंगे। ये सुन के मिनवू कहता है थैंक यू, तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि आपको मेरी बहन में अपनी बहन नजर आती है और आप चिंता मत करो मैं इसे जरूर लेकर आऊंगा और इसका अच्छे से ध्यान भी रखूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नामी और मिनवू के जाने का टाइम हो चुका था। इधर नामी और पार्क बैठकर रोने लगते हैं। फिर मिनवू कहता है तुम दोनों यहाँ पे नाटक पिछले 30 मिनट से कर रहे हो। इतना सुनते ही नामी जल्दी से पार्क के आंसू पोंछते हुए कहती है ठीक है फिर हम वापस से जरूर मिलेंगे, अभी मेरे वापस जाने का टाइम हो चुका है, वैसे भी सिर्फ 2 महीने की बात है। ओके मिस्टर पार्क हम अगले महीने मिलेंगे, बाय बाय। इधर मिनवू पार्क से कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम यहाँ पर अच्छे से काम करोगे, अब कोरियन रामेन का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। इतना सुनते ही पार्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करूंगा और मशीन के साथ वापस कोरिया लौटूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिनवू पोर्ट पे जाते हुए काफी नर्वस हो रहा था और मनी मन सोचता है चावल के बीज मेरे बैग के अंदर है, मुझे उम्मीद है ऑफिसर को पता ना चले, नहीं तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस टाइम में सिक्योरिटी इतनी टाइट तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इतने में सिक्योरिटी गार्ड उसे चेक करने लगते हैं। पहले उसका कोट निकाल के चेक करते हैं, फिर उसका बैग ओपन करके देखते हुए कहते हैं अच्छा तुम यहाँ पर अपनी बहन के साथ घूमने आए हो, लेकिन तुम यहाँ से कोई गिफ्ट लेकर नहीं जा रही हो अपने फैमिली के लिए। इधर मिनवू मनी मन सोच रहा था अगर इन्होंने बैग के अंदर देखा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इतने
इतने में ऑफिसर की नजर नामी के हाथ में पड़े डंडे पे जाती है और वो इससे इसके बारे में पूछते हैं। उसके हाथ में डंडा देखकर मिनवू काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है ये अभी तक इसके हाथ में क्या कर रहा है। इतने में ऑफिसर पूछते हैं क्या ये कोई वेपन है, तो मिनवू कहता है नहीं नहीं नामी, ये तुमने अपने हाथ में डंडा क्यों पकड़ा है, इसे जाने दो। ये सुनकर नामी भी बिल्कुल विलन जैसा फेस बनाने लगती है और हंसने लगती है। ये देखकर मिनवू मनी मन सोचता है क्या नामी ये जानबूझकर लाई है ताकि ऑफिसर का ध्यान इसके ऊपर जा सके। इतने में नामी हंसते हुए कहती है ऑफिसर कि आप सभी जापान में कपड़े को साफ करने के लिए डंडे का यूज नहीं करते। ये कहते हुए वो उस डंडे को फेंक देती है। इतने में ऑफिसर पूछता है क्या ये हमें डराने का ट्राई कर रही है। इतने में ही भीड़ में खड़ा एक बंदा कहता है ऑफिसर तुम सब कितना टाइम लगा रहे हो, इस बच्चे ने एक डंडा ही तो पकड़ा है, क्या हम सब कोरियन हैं, इसी कारण से आप सभी भेदभाव कर रहे हो। तभी मिनवू बात को संभालते हुए ऑफिसर से कहता है ऑफिसर मेरी बहन को कपड़ा धोना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए ये अपने साथ लेकर आई है, लेकिन जब हम जापान जा रहे थे तब इसे लाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, फिर अभी क्यों। ये सुनकर ऑफिसर कहता है ठीक है अपना सामान उठाओ और आगे बढ़ो। ये सुनकर मिनवू खुश हो जाता है और जल्दी से अपना सामान समेट कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ऑफिसर उनके जाने से पहले वो डंडा अपने पास रख लेते हैं। ये देखकर नामी उसे मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगती है। अब हम देखते हैं वो सभी शिप पे होते हैं जहाँ मिनवू कहता है ये समुद्र तो कुछ ज्यादा ही नीला है और काफी ज्यादा कूल है, लेकिन नामी तुम इससे भी ज्यादा कूल हो, तुमने बिल्कुल सही टाइम पे वो डंडा निकाल लिया। जिस पे नामी कहती है बड़े भाई मैंने कहा था मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, मैंने तो वही किया जो मैंने कहा था। बड़े भाई ये देखो समुद्र कितना बड़ा है। उसे स्माइल करते हुए देखकर मिनवू मनी मन सोचता है पिछले लाइफ में आपने मेरे जैसे बेकार बेटे को पाला और इस लाइफ में तो अपने बड़े भाई को बचा रही हो। मॉम इस लाइफ में और अगले लाइफ में आपका दिल काफी बड़ा रहा है, शायद इस समुद्र से भी बड़ा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिनवू कोरिया पहुंच जाता है और उन चावल के दानों को प्रोफेसर को दे देता है। ये देखकर प्रोफेसर खुश होते हुए कहता है मिस्टर मिनवू आप जापान सिर्फ इन चावल के दानों के लिए गए, आपको तो मानना पड़ेगा। इतने में दूसरा प्रोफेसर आता है और उन चावल के दानों को छीन कर वहाँ से भाग जाता है। इधर मेन प्रोफेसर पूछते हैं आप ये सीट कहाँ से लाए हो, तब वो कहता है आप मुझे एक तरह से लकी समझे। इतना सुनते ही प्रोफेसर कहता है फिर तो मेरा आपसे मिलना भगवान ने डिसाइड किया होगा। इधर प्रोफेसर उन नए चावल के दानों को इंडियन चावल के दानों के साथ क्रॉस कर देता है और वो एक अलग ही टाइप का चावल बनाने वाले थे जो कि स्वाद के साथ साथ क्वालिटी में भी अच्छा होने वाला था। और देखते ही देखते उनका प्रोजेक्ट सफल होने लगता है और अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ने वाली थी, जिसके लिए उन्होंने नोटिस छपवाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते सितंबर आने वाला था और मिनवू मनी मन सोचता है टाइम आ गया है, अब पार्क आता ही होगा। उसके यहाँ पर आते ही सारी चीजें काफी तेजी से शुरू हो जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिनवू जाता है अपने प्लांट मैनेजर से मिलने और पूछता है क्या सब कुछ रेडी है, जिस पे मैनेजर कहता है हाँ बिल्कुल। इतने में मिनवू पास्ट की बात को याद करता है जहाँ पार्क कहता है आपको अगर एक मैनेजर चाहिए तो आप ऑयल प्लांट में काम कर रहे मैनेजर को हायर कर लो, उसे इस फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बाद मिनवू एक ऑयल कंपनी भी स्टार्ट करता है क्योंकि रामेन बनाने के लिए बहुत सारा तेल चाहिए होगा जो कि बाहर से खरीद नहीं सकता, इसीलिए उसने अपना कंपनी ही स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो मनी मन सोचता है क्या पार्क सक्सेसफुल मशीन को यहाँ पे लाने में कामयाब हो भी पाएगा। अब मैंने अपना ऑयल कंपनी का नाम योंगडोंग फूड रख दिया है और यही आगे जाकर रामेन का बैकबोन बनने वाला है। शायद रामेन कोरिया में आने के बाद सभी लोग इसे खरीद पाएंगे और अपनी भूख मिटा सकेंगे। इसके आने के बाद कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इतने में सू से बताती है यहाँ पे बहुत से वर्कर आए हैं जॉब ढूंढने के लिए। ये सुनते ही मिनवू चिल्लाते हुए कहता है हेलो एवरीवन, आपका यहाँ पर वेलकम है। मैं योंगडोंग फूड कंपनी का प्रेसिडेंट मिनवू हूँ। आप सभी यहाँ पे फैमिली के लिए पैसे कमाने आए हो, आप सभी अपने फैमिली के हीरोज हो हीरोज। मैं यहाँ पर हवा में बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है योंगडोंग फूड जरूर कामयाब होगा और जब कामयाब होगा तब आप सभी को इसका एक शेयर जरूर मिलेगा, इसीलिए प्लीज आप सभी मेरा साथ दीजिए। ये बोलते हुए वो उनके सामने अपना सिर झुका लेता है। उसका ये स्पीच सुन के सभी लोग उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर योंगडोंग रिसर्च लैब में अभी भी रिसर्च अपने काम पे लगे हुए थे। मिनवू प्रोफेसर से पूछता है आप सभी ने पहले ही फॉर्मूला बना लिया है, सही कहा ना, तो क्यों ना अब हम अपने अगले स्टेप पे बढ़े। तब प्रोफेसर कहते हैं हम कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मिस्टर मिनवू क्या
क्या आप मेरे कैबिन में चलकर कुछ बात करना चाहेंगे? उसके बाद वो उसे कैबिन में लेकर जाते हैं और उसे बताते हैं कि धमकी भरे कॉल्स आ रही है, जहां वो सब बोल रही है अगर मैं कंट्री के फायदे के लिए आपका साथ दे रहा हूँ तो अच्छा नहीं होगा, नहीं तो वो मेरे साथ आप सभी को भी जेल में डाल देंगे। ये सुनकर मिनवू कहता है प्रोफेसर आप चिंता मत करो, आप अपने काम पर ध्यान दो। वेल आपने अपना काम कर दिया है, अब आपके बिना भी ये प्रोजेक्ट कामयाब होके रहेगा और मैं उन लोगों से खुद ही मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं लेकिन मिनवू जिन लोगों से तुम मिलने की बात कर रहे हो वो सब तो बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं मिस्टर मिनवू तुम्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस वालों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर मिनवू कहता है प्रोफेसर मुझे पता है ये रास्ता मेरे लिए आसान नहीं होने वाला है। उसके बाद वो मनी मन सोचता है मिनवू आज से मैं एक बिजनेसमैन के रास्ते पे चलने वाला हूँ, मुझे भी उन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो एक बिजनेसमैन करता है। इस टाइम के अकॉर्डिंग मुझे आगे बढ़ने के लिए अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। फिर मिनवू पूछता है किस दिन हमें किससे मिलना है। अब हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहां मिनवू सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर मिस्टर होंग से मिलने जाता है, जहां मिस्टर होंग हंसते हुए कहता है तुम अभी अपने 20s में हो, तुम्हें क्या पसंद है। ये सुनकर मिनवू पूछता है मतलब आप क्या बोलना चाहते हो, जिस पर वो कहते हैं तुम अभी जवान हो, क्या तुम्हें अभी से सुनने में दिक्कत आ रही है, मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या पियोगे, कौन सी ड्रिंक पसंद है तुम्हें। ये सुनकर मिनवू अपने आसपास देखते हुए सोचता है ये मुझे आम कॉफी शॉप तो नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पर सभी अजीब लग रहा है, लगता है मिस्टर होंग ने मुझे यहाँ पर किसी कारण से बुलाया है, यहाँ सभी के सभी इसी के एजेंट बैठे हुए हैं, मुझे अभी बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। तभी मिस्टर होंग उससे हंसते हुए पूछते हैं क्या तुम्हें कॉफी पसंद नहीं है, जिस पे मिनवू कहता है पता नहीं, मैंने बहुत ही कम कॉफी पिया है इसीलिए मैं श्योर नहीं हूँ। फिर वो मनी मन सोचता है मुझे अपने रियल लाइफ में कॉफी ज्यादा पसंद था मगर मैं यहाँ पर उन्हें बता नहीं सकता, मैं जिस जमाने में हूँ वहाँ पे कॉफी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसे हर कोई नहीं पी सकता है, इसीलिए मुझे भी एक आम इंसान की तरह बिहेव करना होगा जिसे कॉफी के बारे में कुछ पता ना हो। मैं यहाँ पर KCI के डायरेक्टर के सामने बैठा हुआ हूँ, इनकी नजरों में शक पैदा नहीं कर सकता। तभी मिस्टर होंग कॉफी की एक सिप लेते हुए कहते हैं चलो अब पॉइंट पे आते हैं, मुझे प्रोफेसर को वापस कर दो। जब उन्होंने बोला वो अपनी मर्जी से तुम्हारे पास गए हैं तो मुझे बिलीव नहीं हुआ और मैं नहीं चाहता कि इस बात को लेकर यहाँ पे कोई सीन हो, इसीलिए तुम चुपचाप से प्रोफेसर को मेरे पास भेज दो। ये सुनकर मिनवू काफी ज्यादा नर्वस होने लगता है और सोचता है अच्छा तो ये है असली KCI डायरेक्टर की पावर, इनके सामने बैठकर मेरे पसीने छूट रहे हैं, भले ही मैं कितना भी फ्यूचर क्यों ना जानता हूँ लेकिन मैं इनके सामने एक धूल के समान हूँ, मुझे सोच समझ कर इनसे बात करना होगा। फिर वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वो मनी मन सोचता है आखिर ये मैंने क्या बोल दिया, कहीं ये ज्यादा रूड तो नहीं हो गया। ये सुन के डायरेक्टर होंग हंसते हुए कहता है मैंने ना शब्द बहुत दिनों से नहीं सुना था, तुम्हारे अंदर तो काफी ज्यादा गट्स है जो तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हो, मेरे पास कुछ लोग हुआ करते थे जो मेरे से ऐसी बातें करते थे, अब मैं सोचता हूँ वो सभी क्या कर रहे होंगे। ये सुनकर मिनवू मनी मन सोचता है मैंने तो सिर्फ इन्हें टीवी पे देखा था जब ये ओल्ड हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर इनके सामने मेरे से बैठा नहीं जा रहा है, मुझे काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। फिर मिनवू उनसे ऐसी बात करने के लिए माफी मांग लेता है। ये सुनकर मिस्टर होंग कहते हैं बच्चे चलो सही है, तुम्हें कम से कम अपनी गलती तो दिखाई दी, अब तुम मुझे प्रोफेसर को वापस कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तब वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे प्रोफेसर की जरूरत है, मतलब मुझे नहीं बल्कि इस कंट्री को उनकी जरूरत है और उनका अभी मेरी कंपनी में रहना बहुत ही जरूरी है। मैं एक न्यू वैरायटी का चावल बना रहा हूँ, अगर अभी आपने प्रोफेसर को वापस बुला लिया तो हम पूरी दुनिया से 10 साल पीछे हो जाएंगे। ये सुनकर मिस्टर होंग गुस्से में कहता है बच्चे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तुम बकवास बंद करो और अभी प्रोफेसर को फिलीपींस राइस रिसर्च सेंटर में भेजो, अभी उनकी वहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है, वहाँ पर वो सरकार के लिए काम करेंगे ना किसी प्राइवेट कंपनी के लिए। प्रोफेसर हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, उनके कारण से हमें महान रिसर्चर मिले हैं, इसीलिए वो तो मेरे साथ ही काम करेंगे, उनका तुम्हारे कंपनी में रुकने का तो कोई भी सवाल नहीं बनता। ये सुनकर मिनवू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है क्या आपको पता है आज अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और दूसरा उनके पास ज्यादातर प्राइवेट कंपनी है। ये सुनकर मिस्टर होंग हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम कहना चाहते हो प्राइवेट कंपनी बेटर काम करती है पब्लिक कंपनी से, जिस पे मिनवू अपनी बात को रखते हुए कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, एक देश को चलाने के लिए प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनी की जरूरत होती है और दोनों को ही अपना काम अच्छे से करना चाहिए। मिनवू की बातें मिस्टर होंग को पसंद नहीं आती और वो मिनवू को धमकाते हुए पूछते हैं क्या तुम मुझे अभी लेक्चर देने का ट्राई कर रहे हो, मैंने तुम्हें बात करने का मौका दिया था क्योंकि तुम अभी एक बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे तो
ऊपर निकल आए। तुम ये तक भूल गए कि तुम्हारे सामने अभी कौन बैठा है। ये सुनकर मिनवू डर जाता है और कहता है ठीक है, फिर मैं अपने राइस प्रोजेक्ट का डेट बदल देता हूँ। ये सुनकर मिस्टर होंग चिल्लाते हुए कहता है ये सब डिसाइड करना तुम्हारे हाथों में नहीं है। उनके ऐसे चिल्लाते ही उनके सारे मेंबर खड़े होकर मिनवू की तरफ आने लगते हैं। तब मिनवू कहता है आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो अपने देश के लिए कर रहा हूँ। अभी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से भी गरीब है और इस गरीबी से बाहर आने के लिए मेरे चावल के प्रोजेक्ट को कामयाब होना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर होंग उसे टेबल पर मारते हुए कहते हैं अभी तुमने क्या कहा, नॉर्थ कोरिया हमारे से बेटर है? अभी तुमने बोला तुम्हारा प्रोजेक्ट कामयाब होने वाला है और उसमें चावल के दाने आने वाले हैं और ये काम तुम देश के लिए कर रहे हो। इसका मतलब कि वो सभी चावल के प्रोजेक्ट हमारे हुए। फिर वो अपने साथियों को मिनवू को मारने का ऑर्डर देता है और देखते ही देखते वो सभी मिनवू को मारने लगते हैं, लेकिन मिनवू अपनी बात पे टिका रहता है। ये देखकर होंग उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो, अपनी बात को पूरा करो। तब मिनवू उसी हालत में कहता है मुझे पता है आप देश को ऐसे आगे बढ़ाकर नहीं ले जा सकते हैं, अभी तो आप सभी के पास फंड भी नहीं है। ये सुनकर होंग हैरानी से पूछते हैं ये बात तुम्हें कैसे पता, जल्दी बताओ। जिसपे मिनवू कहता है मेरे पास एक तरीका है जिससे आप कुछ टाइम देने के लिए मान जाओगे। ये सुनकर मिस्टर होंग उसका कॉलर पकड़ते हुए पूछते हैं जल्दी से अपना प्लान बताओ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर होंग मिनवू का कॉलर पकड़ के कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, किस तरीके से मैं लोगों का टाइम ले सकता हूँ, जल्दी से तुम मुझे सॉल्यूशन बताओ। ये सुनकर मिनवू कहता है इसका सॉल्यूशन है आटा। ये सुनकर तो मिस्टर होंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं तुम उसे सॉल्यूशन कहते हो, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब करवा दूं? तेरी फैमिली को तेरी बॉडी तक नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर मिनवू कहता है मुझे भी पता है और आपको भी पता है इस दुनिया में चावल की जगह सिर्फ आटा ले सकता है। तब मिस्टर होंग उसके सिर पर मारते हुए कहते हैं क्या तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है? पूरी दुनिया को ये बात पता है लेकिन कोई भी आटे पे शिफ्ट नहीं होना चाहता और तुम आटे को प्रमोट करने के लिए कैंपेन भी चलाने वाले हो और पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ था लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा। जिस पे मिनवू पूछता है क्या इंसान आटा खाता है? तब मिस्टर होंग हल्का कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे बैठकर अपनी बात को साबित करने को बोलते हैं। जिस पे मिनवू कहता है अगर इंसान खुशी खुशी आटा खाने लगे तो हमें उनके टैक्स मनी को कैंपेन में उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा ना, आपके घोड़े को पानी तक खींच के ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। आप चाहे कितना भी चिल्लाकर लोगों को क्यों ना बताए आटा खाने के लिए, वो तब तक उसे नहीं खाएंगे जब तक उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मिस्टर होंग गुस्से में कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो, तुम लोगों को आटा खिला सकते हो बिना किसी शिकायत के? जिस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं इस तरीके से उन्हें ये खाने पे मजबूर कर सकता हूँ, आप इसे एक बार टेस्ट करके देखें। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ मिनवू मिस्टर होंग से मिलने आने से पहले पार्क से मिलता है। पार्क वापस से कोरिया आ गया था और वो आते ही पूछता है मिस्टर मिनवू क्या मैंने सही सुना, आप मुझे देखने के लिए बेचैन थे? ये सुनकर मिनवू उसे गले लगाते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हारे आने का कब से वेट कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो उसे गले लगा लेता है। फिर पार्क जो अपने साथ रामेन मशीन लाया था उसे वो सभी मिलकर अरेंज करने लगते हैं। फिर पार्क कहता है मिनवू आप एक बार रामेन का सैंपल सूप देख लो। जिस पे मिनवू कहता है ये अब से रामेन नहीं रामयोन है। फिर वो गार्लिक पाउडर और रेड चिली को पैकेट के अंदर डाल देता है। ये देख के पार्क पूछता है आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पे वो कहता है क्योंकि मुझे इसे अभी किसी को टेस्ट करवाना है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर होंग रामेन को देखते हुए कहते हैं अच्छा तो ये आटे से बना हुआ है? तभी मिनवू कहता है हाँ जी, आप इसे गरम गरम खाइए तभी इसका टेस्ट आएगा। ये सुनकर मिस्टर होंग नूडल्स का एक बाइट लेते हुए कहते हैं पानी और आटे को उबाल देने से क्या होगा, लेकिन जैसे ही उसका टेस्ट उनके जीभ पे लगता है वैसे ही वो जल्दी से खाने लगते हैं। ये देखकर उनके बॉडीगार्ड तक बहुत ही शॉक्ड होते हैं। मिनवू ये देखकर स्माइल करते हुए सोचता है मुझे लगा ही था मेरा ये प्लान बहुत ही कामयाब करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रामेन का टेस्ट किसी को पसंद ना आए। अगर आपको भूख लगी है और कोई आपके लिए रामेन बना कर लाए तब उसका टेस्ट आसमान पे पहुंच जाता है। इतने में मिस्टर होंग पूरा कटोरा फिनिश कर देते हैं और पूछते हैं आखिर ये क्या था, तुम मुझे अपना ये रामेन बेचो, क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगा? जिस पे मिनवू कहता है मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ ये काम करेगा, आपको तो अच्छे से पता होगा। मिनवू मनी मन सोचता है मैंने अपने लाइफ में पता नहीं कितने रामेन पैकेट खाए हैं, ये सस्ता होता है और खाने में अच्छा भी लगता है, इसके टेस्ट को कोई भी मना नहीं कर सकता है। इतने में मिस्टर होंग पूछते हैं तुम्हें कुछ चाहिए? जिस पर वो कहता है मुझे रामेन मशीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए, मैंने उसके पार्ट्स खरीदना शुरू कर दिया है और कुछ पैसे इंस्टॉलमेंट पे भी दे दिया है। ये सुनकर मिस्टर होंग पूछते हैं तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तब वो कहता है मुझे अभी $30,000 चाहिए। ये सुनकर मिस्टर होंग स्माइल करते हुए पूछते हैं $30,000, इतना अमाउंट मैं तुम्हें अकेले नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर मिनवू मनी मन सोचता है इसे
इसे एक अच्छा रीजन चाहिए ताकि ये मुझे पैसे दे सके। फिर वो कहता है मैं 1 महीने बाद रामेन का रियल प्रोटोटाइप हेड के सामने पेश करूंगा। ये सुनकर होंग बहुत ही शॉक्ड होता है। फिर वो हंसते हुए कहता है क्या तुम ये डायरेक्टर को दिखाना चाहते हो? ठीक है, फिर तो तुझे मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। देखो ऐसा करते हैं, 1 महीने बाद तो मुझे प्रोटोटाइप दिखाओ, अगर उस टाइम पर मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हें फंड दे दूंगा। इसके अलावा तुम्हें कुछ और चाहिए? फिर वो कहता है मुझे बाद में एक कंपनी चाहिए, इससे हमारे कंट्री को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन मिस्टर होंग सीधा इस चीज के लिए मना नहीं करते और ना ही हाँ बोलते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।